कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रतिधारित आय की लागत। रिटेन्ड अर्निंग्स, फॉर एग्जांपल एक कंपनी की अर्निंग्स हैं वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए कंपनी ने एक साल में कमाए और उस 10 लाख का 60% कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। और जो अर्निंग्स का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिविडेंड की तरह नहीं बांटा और कंपनी में ही रख लिया, रिटेन कर लिया, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इस केस में 40% यानी कि 4 लाख रुपीज़। 6 लाख का उन्होंने डिविडेंड बांट दिया और 4 लाख उन्होंने कंपनी में ही रख लिए, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। अब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग करती क्यों है? एक तो कई बार क्या होता है, आपकी डिविडेंड पॉलिसी ऐसी होती है, आप चाहते हो कि आप हर साल स्टेबल डिविडेंड दो, तो प्रॉफिट्स क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं तो कंपनी स्टेबल डिविडेंड देने की कोशिश करती है, उस वजह से कुछ हिस्सा है वो अर्निंग्स का अपने पास भी रख लेती है। इसके अलावा अगर कंपनी को ये लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है जिसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सोचती है कि मार्केट में वो मार्केट से पैसे उठाने की बजाय जो वो प्रॉफिट कमा रही है उसी में से कुछ हिस्सा रख के और वो इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कंपनी के जिसकी वजह से वो अर्निंग्स को रिटेन कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि इन अर्निंग्स की जो कॉस्ट होती है वो कितनी है, कंपनी के लिए लागत क्या है, क्योंकि वो बाज़ार में जा नहीं रहे, उन्होंने कोई शेयर्स इशू नहीं किए, कोई डिबेंचर्स इशू नहीं किए, उनको कुछ उसके ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट नहीं देना, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। रिटेन अर्निंग्स की कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, स्पष्ट लागत नहीं है। जो इसकी कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक घर में रह रही हूँ, ठीक है, ओन हाउस। अब मैं इसके लिए कोई रेंट पे नहीं कर रही, कुछ नहीं पे कर रही, मैं इस घर में फ्री में रह रही हूँ और इस घर से मुझे कोई इनकम भी नहीं हो रही बिकॉज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस घर को यूज़ नहीं करके मैं इसको रेंट पे चढ़ा दूँ, बहुत सुंदर घर नहीं है, पर मैं इसको रेंट पे चढ़ा दूँ तो मुझे उसके बदले में 10,000 रुपये मिल जाते। पर अभी क्योंकि मैं इस घर को यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसको रेंट पे नहीं चढ़ाया, तो जो 10,000 रुपये की इनकम मुझे मिल सकती थी वो मुझे नहीं मिल रही। तो इस घर में रहने की कॉस्ट मेरी फ्री नहीं है, इस घर में रहने की कॉस्ट मेरी 10,000 रुपये है। अगर मैं इस घर में ना रह के इस घर को रेंट पे चढ़ा देती तो मुझे 10,000 रुपये की इनकम मिल सकती थी, पर क्योंकि मैं इस घर में रह रही हूँ, मैं ये अपॉर्चुनिटी जो है, जो 10,000 रुपये की जो अवसर है वो मैं लूज़ कर रही हूँ, इसलिए इस घर में रहने की कॉस्ट मेरी फ्री नहीं है, 10,000 रुपीज़ है। वैसे ही जो ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, अगर कंपनी इनको रिटेन ना करके डिविडेंड के तौर पे ही ये शेयर होल्डर्स को दे देती तो शेयर होल्डर्स को ये 4 लाख रुपए मिलते और ये 4 लाख रुपए शेयर होल्डर्स फिर से इन्वेस्ट कर सकते थे इसी कंपनी में या कहीं पे भी, और इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न कमा सकते थे, ठीक है। लेकिन आपने ये अर्निंग्स को रिटेन कर लिया, आपने शेयर होल्डर्स को ये 4 लाख रुपए नहीं दिए, इस वजह से जो रिटर्न शेयर होल्डर्स कमा सकते थे अब वो नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो जो रिटर्न शेयर होल्डर्स कमा सकते थे और वो नहीं कमा पाए, वही आपके लिए कॉस्ट है, वही आपके लिए इन रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट है। तो क्योंकि आपकी कंपनी में जो रिस्क है उसके हिसाब से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है, इसलिए जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की ही होती हैं। जो शेयर रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स पे भी वही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, इसलिए जो आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है, ठीक है। ये तो रैशनल है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट इक्विटी के कॉस्ट के बराबर क्यों है। इसके अलावा अगर आपने न्यूली इक्विटी शेयर्स से निकाला है, न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स से, अगर न्यूली से नहीं निकाला है, आपने मार्केट प्राइस से ही निकाला है, फिर तो सेम है, कुछ नहीं करना। न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स में आप फ्लोटेशन कॉस्ट और ब्रोकरेज वगैरह माइनस कर देते हो नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए,
और रिटेन अर्निंग्स में ऐसी कोई कॉस्ट होती नहीं है, ना ब्रोकरेज होता है, ना फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। तो आप ये जो कॉस्ट्स हैं ये सेव कर लेते हो। तो इन केस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी कॉस्ट हल्की कम आती है इक्विटी से। अगर इक्विटी शेयर्स को आप इशू करते हो आज, ठीक है, और आपका उसमें कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है या ब्रोकरेज है, तो फिर जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है वो आपको उससे थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि उसमें ये जो कॉस्ट है वो नहीं आती। तो इन केस आपने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इनको माइनस करके निकाली है, तो जब आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकालोगे तब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से 1 माइनस ये वाली कॉस्ट्स कर दोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट और ब्रोकरेज या इशू कॉस्ट, ठीक है। अगर ये न्यूली इक्विटी शेयर इशू नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तब बिल्कुल सेम यही आएगा। इन केस दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से आप 1 माइनस ये वाली कॉस्ट करके आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल लोगे।